हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। इस वीडियो में हम लोग बेसिक साइंस के उन सारे प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं जो पूछे गए थे 2 मई 2025 को दूसरे शिफ्ट में आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में। 2 मई को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें जो बेसिक साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और इस वाले वीडियो में हम लोग दूसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, किसी चालक की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। अब देखो, इस वाले शिफ्ट में 2 मई को जो दूसरा शिफ्ट हुआ इसमें चालक का प्रतिरोध, चालक की प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है, इससे संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं केवल इसी वाले टॉपिक से। भाई विद्युत धारा चैप्टर जो है पढ़नी थी इस वाले एग्जाम में, तो और भी सवाल बन सकते थे ना। एक ही टाइप के प्रश्न जो है 3 से 4 पूछे गए हैं। अब देखना, मैं आपको याद दिलाऊंगा। चालक का प्रतिरोध बराबर होता है रो एल बाई ए। मान लीजिए ये चालक है, ये चालक की लंबाई है, लंबाई एल मान लो, और ये जो काट का क्षेत्रफल है, ये एरिया ये ए है। ये जो चालक है, हर चालक के पास जो है खुद की कुछ प्रतिरोधकता होती है, तो मान लो ये जो चालक है इसकी प्रतिरोधकता रो है। तो अब इसका प्रतिरोध कितना आएगा इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, राइट। ये जो रो है ये 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक तो चालक का तापमान क्या है, टेम्परेचर, दूसरा मटेरियल पे कि भाई लोहे से बना हुआ चालक है या फिर तांबे से बना हुआ चालक है, एल्यूमिनियम से बना हुआ चालक है, जिंक से बना हुआ चालक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे ये जो आर है इसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ये प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई क्या है उस पर, और चालक की मोटाई क्या है उस पर। लंबाई के साथ सीधा समानुपाती और मोटाई के साथ व्युत्क्रम अनुपाती। लंबाई बढ़ाओगे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ाओगे चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। अच्छा, ये जो आर है ये रो पर भी तो डिपेंड करता है, और रो खुद टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर है ये भी टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, इन दोनों पर भी निर्भर करेगा। तो जहां ये प्रतिरोधकता 2 कारकों पर निर्भर करती है, वहीं ये जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इन चारों कारकों पर निर्भर करता है। लंबाई पे, चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे यानी चालक की मोटाई पे, तापमान पे और पदार्थ की प्रकृति पे। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान देना होगा कि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, क्योंकि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक जैसे ही लगते हैं बोलने में, तो पढ़ने में भी कभी कभी मिस्टेक होता है, मेरे से भी होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। हमसे यहाँ रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है कि किस पर निर्भर करती है, तो आप बोलेंगे पदार्थ। एक हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चालक की लंबाई नहीं, चालक के सिरों के बीच विभवांतर पे नहीं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे नहीं, केवल पदार्थ की प्रकृति पे और तापमान पे निर्भर करती है ये प्रतिरोधकता, ठीक। तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कार नई दिल्ली से चलकर आगरा जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। फिर कार वापस नई दिल्ली आती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन कितना है। मान लें कि कार उसी स्थान पर वापस पहुंचती है और दोनों यात्राओं के लिए अपनाया गया मार्ग एक ही है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये है न्यू दिल्ली और ये जो पॉइंट है ये है आगरा। भाई दोनों की बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। अब एक कार है, मान लो कि ये कार है, अनोखा सा कार है। ये नई दिल्ली से आगरा जाती है, तो जाने टाइम में 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी, और वापस से आगरा से नई दिल्ली आ जाती है तो आने टाइम में भी 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी,
तो 300 प्लस 300 यानी कि 600 किलोमीटर। लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया है, विस्थापन भी पूछा गया है। विस्थापन कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन देगा। तो नई दिल्ली के जिस स्थान से लिखा हुआ ना, मान ले कि कार उसी स्थान पर वापस पहुंचती है, तो नई दिल्ली के जिस स्थान से कार चली थी आगरा के लिए, वापस से आगरा से लौटने के बाद उसी स्थान पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है वो दोनों एक ही है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 0। दोनों के बीच की दूरी 0। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु जब एक हो जाए तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0, यानी कि विस्थापन 0 है। तो तय की गई दूरी 600 किलोमीटर और विस्थापन 0 किलोमीटर। 2 हमारा राइट आंसर। एक समान धात्विक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? देखो ये दूसरा सवाल है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। ऐसे सवाल 3 से 4 पूछे गए हैं, ये दूसरा सवाल है। तो प्रतिरोध के बारे में मैंने आपसे कहा 4 कारकों पर निर्भर करती है, 4 कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, मोटाई, ताप और पदार्थ की प्रकृति। तो हम बोलेंगे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की प्रकृति। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो ये मूल भौतिक राशियां हैं जो कि 7 हैं। इन मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक का उपयोग किया जाएगा। तो मूल मात्रक 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धरातल से 8 मीटर की ऊंचाई पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जब आप धरातल से किसी वस्तु को, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर थी, इसको उठा करके धरातल से जमीन से h हाइट पर लेकर जाते हैं। इस वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए कि m था, तो h हाइट पर इसके पास जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कि बराबर होता है mgh के। तो जो ऊर्जा आपको यहाँ पर चाहिए वो स्थितिज ऊर्जा है, वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। g का मान आपसे बोल रखा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और h का मान यहाँ पर 8 मीटर है। सब के सब मान हम लोग SI मात्रक में डालेंगे क्योंकि आंसर हमें SI मात्रक जूल में चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, 392 जूल आंसर आएगा। तो 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी A से B तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा उसी मार्ग से B से A तक 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाती है। 2 तरफा यात्रा के दौरान रेल की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि A है, ये मान लीजिए कि B है। तो A से B कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है, रेलगाड़ी है, एक्चुअल में रेलगाड़ी है। ये A से B ऐसे जाती है 40 किलोमीटर पर आवर से, मान लो V1 है, ये 40 किलोमीटर पर आवर से। फिर यहाँ से ये लौट करके आएगी, यहाँ से ये लौट करके आएगी B से A 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। अच्छा, A से B जाने में जो दूरी है, मान लीजिए कि D है, मान लीजिए कि A से B जाने में जो दूरी है वो है D, तो B से A आने में जो दूरी चली जाएगी वो भी होगी D, राइट। तो टोटल डिस्टेंस D प्लस D यानी कि 2D। टोटल टाइम, हमें टाइम नहीं पता है, हमें टाइम नहीं पता है। टोटल टाइम बोले तो
जाने टाइम में मान लो कि टाइम t1 लगा और आने टाइम में टाइम t2 लगा, तो ये क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, राइट। अब ये डिस्टेंस 2d हो जाएगा। t1 कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, तो यहाँ से t1 हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी यहाँ पर d और चाल यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही t2 निकालेंगे, d बट्टे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो t1 के स्थान पर लिखेंगे d/40 और t2 के स्थान पर लिखेंगे d/10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2d/40 और 10 का एलसीएम 40 आएगा, ये d हो जाएगा, 10 चौके में 40, ये 4d हो जाएगा, तो ये 2d इंटू में 40 हो जाएगा और बाई ये हो जाएगा 5d। अब d से d ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 बट्टे में 5 ये 16 हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इतना आप करने जाएंगे एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ये फॉर्मेट याद रखिए, ये पैटर्न जो है ध्यान में रखिए कि समान दूरी जब अलग अलग चाल से चली जाती है, समान दूरी जब अलग अलग चाल से चली जाती है, देखो d दूरी चली गई v1 स्पीड से, फिर d दूरी चली गई v2 स्पीड से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्या, v2 यहाँ पर लिख देता हूँ, v2 ये v2, तो समान दूरी चली जा रही है लेकिन अलग अलग स्पीड से। तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला में बोलूँगा कि आप याद रखिए, एवरेज स्पीड का डायरेक्ट आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब समान दूरी चली जाएगी, है ना, समान दूरी चली जाएगी अलग अलग स्पीड से। अब इस वाले फॉर्मूले पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 गुने में v1 जो है वो 40 है और v2 10 है, v1 प्लस v2 40 प्लस 10, 40 प्लस 10, तो हो जाएगा 800 और बट्टे में यहाँ पर 50, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 80 बट्टे में 5 16 आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। तो ये फॉर्मूला जो है आप डायरेक्ट याद रखिए, 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑटो है A 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटे में कोई दूरी तय करता है। दूसरा ऑटो B A द्वारा तय की गई दूरी से 2 गुनी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ऑटो B की चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस कवर किया और बट्टे में टाइम। किलोमीटर पर आवर में ही आंसर चाहिए, तो टाइम तो हमें पता है 5 घंटे लगते हैं, लेकिन दूरी नहीं पता है। लेकिन दूरी के बारे में कहा है कि भाई ऑटो A 2 घंटे में जितनी दूरी तय करता है, B उसका डबल डिस्टेंस कवर करता है 5 घंटे में। अच्छा, जो ऑटो A है, जो ऑटो A है कितनी दूरी चलेगा भाई, दूरी बराबर स्पीड इंटू में टाइम लगाएंगे। स्पीड हमें पता है 42 किलोमीटर पर आवर, टाइम लेता है 2 घंटे, यानी कि 90 नहीं 84 किलोमीटर ये चलता है, ठीक है। तो ये जो ऑटो B है, ये इसका डबल डिस्टेंस कवर करता है, तो 2 गुने में हम लोग यहाँ पर 84 डालेंगे, तो 2 चौके में 8, 2 अट्ठे 16 बट्टे में 5 किलोमीटर पर आवर में ये आंसर आएगा 33.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये 4 हमारा राइट आंसर होगा। यदि किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है जो बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अगर बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले वाले वीडियो में। वर्क बराबर फोर्स 6 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, आंसर हमारा 12 जूल आएगा। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष पदार्थ के तार जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है का प्रतिरोध 2 ओम है,
उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 12 तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a/2 है का प्रतिरोध क्या होगा। देखो जो पदार्थ है वो सेम है, यानी पहले अगर कॉपर वायर था तो बाद में भी कॉपर वायर ही है, बस लंबाई डबल कर दी गई है और काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया गया है। तो ये जो रो है ये कांस्टेंट है, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। कॉपर वायर है तो कॉपर वायर, पहले कॉपर वायर तो बाद में भी कॉपर वायर, पहले अगर एल्यूमिनियम वायर तो बाद में भी एल्यूमिनियम वायर, ठीक। और मैंने अभी आपको बताया जो आर है ये सीधा समानुपाती है लंबाई का और व्युत्क्रम अनुपाती है मोटाई का। पहले प्रतिरोध 2 ओम था, पहले प्रतिरोध 2 ओम था, अब जो तार लाया गया उसकी लंबाई डबल है तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा इस रिलेशन से। अच्छा मोटाई जो है अब आधी कर दी गई है तो उल्टा संबंध है, मोटाई हम घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसको आधा किया गया है तो इसके कारण प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा, पहले का डबल हो जाएगा। तो 2 दूनी में 4 दूनी में 8 ओम हो जाएगा। अब जो तार लाया गया है ना उसका प्रतिरोध 8 ओम हो जाएगा, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रतिरोध के ऊपर ही सवाल है। किसी चालक में दिए गए विभवांतर धारा और प्रतिरोध के लिए ओम का नियम डैश के रूप में दर्शाया जाता है। तो ओम का नियम है V/I = R, ये है, यहां से लिख सकते हैं V = IR। तो 3 हमारा राइट आंसर। एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य प्रास केल्विन में क्या है ना, केल्विन में आपको बताना है। तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये सारे मान लिखे थे। तो 310 केल्विन के आसपास देख लो कि कौन सा विकल्प है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 में हमें दिख रहा है, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। मैंने आपसे कहा था पिछले वाले वीडियो में, फिजिक्स में कार्य एक बल करता है। फिजिक्स में कार्य कौन करता है? बल करता है। अगर आप किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब आप फेंकते हैं तो ऊपर की ओर बल लगाते हैं आप। तो जिसने फेंका, जिस बल से फेंका, उस बल के द्वारा तो कार्य किया जाएगा, है ना। उस बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो तो धनात्मक होगा ना, क्योंकि गेंद को ऊपर की दिशा में फेंका गया तो विस्थापन ऊपर की दिशा में और बल भी लगाया गया ऊपर की दिशा में। लेकिन इस गेंद पे नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल भी तो कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी तो कार्य कर रहा है जो कि इसके भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भार न लिख करके Fg लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर W जो है कार्य के लिए आया हुआ है और भार के लिए भी हम लोग W ही लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अब आप इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा ना उस पर सोचो। उसके लिए विस्थापन ऊपर की ओर है और बल, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा है। तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो ऐसे में किया गया कार्य होता है -F × में S, और ये कार्य कैसा है? निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो हमारा आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। जिस बल ने फेंका गेंद को ऊपर उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यह गलत हो जाएगा। प्रयोगशाला थर्मामीटर का यूज नहीं करते हैं, क्लिनिकल बोल सकते हो आप, क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जस्ट हम लोगों ने अभी देखा, ये स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर हमारा ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तापमान को एक ताप पैमाने से दूसरे ताप पैमाने में परिवर्तित करने की कोई विधि नहीं है, ऐसा नहीं है। हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, एक दूसरे पैमाने में हम परिवर्तित बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। 2 हमारा आंसर। निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा किसी तार का प्रतिरोध प्रभावित होता है? देखो ये चौथा सवाल है,
प्रतिरोध के ऊपर? ये चौथा सवाल है। तो तार का प्रतिरोध प्रभावित होता है तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ। एक हमारा राइट आंसर। 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। हाफ m का मान जो है 10 है, v का मान 5 है, तो 5 गुने में 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25, 25 बचे 125, 125 जूल। 3 हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मारोधी नहीं है? जो अपने से होकर ऊष्मा को जाने ना दे उसे हम लोग ऊष्मारोधी बोलते हैं। चांदी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये सर्वश्रेष्ठ चालक है, ये बड़े ही आसानी से अपने से होकर के ऊष्मा को जाने देगा, तो ये ऊष्मारोधी नहीं है। ये तो भाई बहुत ही अच्छा चालक है, सर्वश्रेष्ठ ऊष्मा चालक है बोल सकते हो। चांदी क्या है? सर्वश्रेष्ठ ऊष्मा चालक है। ये सारे ऊष्मारोधी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किए गए कार्य के समीकरण को निरूपित करता है? तो कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन। 2 हमारा आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फिर से देखो, प्रतिरोध के ऊपर ये सवाल है ना, कि प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अभी तक आपने जितने भी प्रश्न देखे यहां तक, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रतिरोध के ऊपर, जिसमें से 4 क्वेश्चंस ये लगा करके सिर्फ ये था कि जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोधकता है, किन कारकों पर निर्भर करते हैं। ये चौथा सवाल है। ओवरऑल 5वां सवाल है रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन डिपेंडेंस वाले जो सवाल है उसको लेकर देखें तो चौथा सवाल है, एक ही शिफ्ट में। तो कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, गलत हो जाएगा। कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो 3 हमारा राइट आंसर। नहीं, यहाँ पर मोटाई की बात की गई है। कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंडक्टर की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, नहीं घट जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है। पृष्ठ तनाव की विमा डैश है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, राइट। अब फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो MLT-2 होता है। हमारे चैनल पर जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला वीडियो होगा, अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ मैं आपसे कहता हूँ कि फोर्स का जो है ना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स और वर्क का, है ना, वर्क का या फिर एनर्जी का। अगर आपको फोर्स का याद होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर वर्क का याद होता है, फोर्स और वर्क का याद होता है, तो इससे आप बहुत सारे भौतिक राशियाँ जो होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो फोर्स का होता है MLT-2 और लेंथ का सिंपली L, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये L से L खत्म हो जाएगा, बचेगा MT-2। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, M लिखेंगे, M के ऊपर पावर नजर नहीं आ रहा है ना, तो पावर 1 है। अब देखो L के ऊपर हम लोग 0 पावर दे सकते हैं, L पे 0 पावर यानी कि 1 हो जाएगा, या तो हम L लिखें ही ना यहाँ पर, या फिर क्या कर दें पावर 0 चढ़ा दें, और ये T-2 हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ML0T-2, यानी लंबाई में कोई विमा नहीं है। 4 हमारा राइट आंसर। एक बल्ब को 10 वोल्ट की बैटरी से 20 सेकंड के लिए जोड़ा गया है। यदि इससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हीट बराबर होता है पावर इनटू में टाइम। हीट जो कि अपने आप में ऊर्जा है, तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुने में समय बोल दो, या फिर ऊष्मा बराबर शक्ति गुने में समय बोल दो। और पावर के कई सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में। V बराबर I होता है V² बटे में R होता है I²,
इंटू में आर होता है। जो मान दिया गया है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला चूज करेंगे। तो H बराबर हो जाएगा, पावर बराबर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे V इंटू में I। तो V इंटू में I और गुने में टाइम, V का मान 10 वोल्ट है, I का मान 2 है और समय 20 है। तो 20 गुने में 2 गुने में 10 ये हो जाएगा 400 जूल। एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग किस लिए किया जाता है? पिछले वाले शिफ्ट में यानी कि 2 मई को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें आपको ये सिंबल दिया गया था और पूछा गया था कि सर्किट में इसे क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको समझाया था कि ये है रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टर है। ये सर्किट में इसको लगाते हैं ताकि हम प्रतिरोध को आसानी से बदल करके धारा को नियंत्रित कर सके। तो ये धारा नियंत्रक है। तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, है ना, प्रतिरोध बढ़ाएंगे धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम करेंगे धारा बढ़ जाएगी। इस प्रकार से प्रतिरोध को चेंज करके हम लोग धारा को नियंत्रित करते हैं। अतः इसे धारा नियंत्रक कहा जाता है, इंग्लिश में रियोस्टैट बोलते हैं। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्म बर्तन से ऊष्मा ह्रास के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? मान लीजिए कोई बर्तन है, धातु से बना हुआ कोई बर्तन है, आप उसको गर्म करते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है चालन द्वारा। बर्तन तो गर्म हो जाता है चालन द्वारा। चूल्हे पर आपने चढ़ा रखा था, बर्तन गर्म हो गया चालन के द्वारा। उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर दिया या फिर उस बर्तन को चूल्हे से उतार दिया, धीरे धीरे वो बर्तन ठंडा हो जाता है, क्योंकि बर्तन ने जो ऊष्मा को अवशोषित किया था अब वो ऊष्मा जो है रेडिएशन के फॉर्म में वातावरण में निकल लेती है, रिलीज हो जाती है, या फिर बोल दो एमिट कर जाती है। तो विकिरण हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ये बर्तन है और ये बर्तन जो है हम जानते हैं कि धातु से बना होता है। इसमें पानी को गर्म किया जा रहा है। अब ये बर्तन खुद जो गर्म हो रहा है वो हो रहा है कंडक्शन के थ्रू। ठोसों में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। भाई यहाँ पर हम आग लगाएंगे, ये भी गर्म हो जाता है, पूरा बर्तन ही गर्म हो जाएगा, कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा। अच्छा, इसमें जो पानी है वो गर्म कैसे होगा? कन्वेक्शन के थ्रू। ये संवहन है, ये चालन है। जहां पर हम आग लगाते हैं उसके आसपास भी हमें गर्मी महसूस होती है रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। जब आप इस बर्तन को हटा दोगे, है ना, या फिर आग जो है देना, नीचे से हीट करना जो है बंद कर दोगे, तो ये बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। इस बर्तन से भी जो है हीट रेडिएशंस निकलेगी, जिससे ये बर्तन जो है ठंडा हो जाएगा। राइट, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक डैश है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। अधिकांश वाणिज्यिक पवन टरबाइनों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक पवन गति की प्रारूपी परास मीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है? तो जो विंड पावर प्लांट होता है वहां पर विंड के मदद से, विंड के पास जो स्पीड होती है उसकी मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली पैदा की जाती है। तो कॉमर्शियल लेवल पे ज़्यादातर जो विंड टरबाइन होती है उसे घुमाने के लिए विंड की स्पीड कितनी होती है, एक रेंज आपको बताना है। जो आइडियल रेंज होता है वो 5 से 15 मीटर पर सेकंड होता है। यानी इस रेंज में अगर विंड की स्पीड है तो अच्छी खासी बिजली जो है वो बन जाती है, टरबाइन को आसानी से घुमाया जा सकता है। तो 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी यांत्रिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि उपयोग की जाती है? देखो 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। उन 7 मूल भौतिक राशियों के मदद से बहुत सारी भौतिक राशियां पैदा की जाती है, उसे हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। तो 7 मूल भौतिक राशि में ये 3 है, लंबाई, द्रव्यमान और समय।
तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्जा है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर बल है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर चाल है ये आंसर नहीं होगा। ऊर्जा, बल, चाल ये सारी जो होती है ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं जो कि मूल भौतिक राशियों की मदद से ही उत्पन्न होती है। डैश का योगफल यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा में सम्मिलित है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। प्रायः द्रवों में ऊष्मा अंतरण का प्रक्रम क्या है? तो धातुओं में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ऊष्मा अंतरण का मतलब ऊष्मा स्थानांतरण हीट ट्रांसफर से ही है। ठोसों में जो हीट का ट्रांसफर होता है मेनली कंडक्शन के थ्रू होता है, चालन के द्वारा होता है। गैसों और द्रवों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, वे संवहन के द्वारा होता है। तो 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सन से जो ऊष्मा हमारे तक पहुँचती है वो रेडिएशन के माध्यम पहुँचती है ना, रेडिएशन के माध्यम से पहुँचती है। जो रेडिएशंस आती है वो अपने आप में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें हम लोग उस धातु से बने बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से गर्म हो जाता है, आसानी से पूरे बर्तन में हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हम जानते हैं कि हीट के ट्रांसफ़र के कारण पूरा बर्तन ही गर्म हो जाएगा। वैसे केस में हम चूल्हे से बर्तन को उतारेंगे कैसे? हाथ जो है हमारा जल जाएगा। तो वहाँ पर हैंडल जो है बनाया जाता है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक में हीट का ट्रांसफ़र होगा नहीं क्योंकि ये ऊष्मारोधी है। तो धातु ऊष्मा का सुचालक है और प्लास्टिक ऊष्मारोधी होता है। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर आप देखते हैं, उसका जो हत्था बना होता है, प्रेशर कुकर का हत्था जो बना होता है वो अपने आप में बेकेलाइट बहुलक होता है जो कि ऊष्मारोधी है। तवा आप देखते हैं, रोटी बनाने वाला तवा जो होता है उसमें लकड़ी का हत्था बनाया जाता है, लकड़ी ऊष्मारोधी है, राइट। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल का तापीय प्रदूषण जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? जल का तापीय प्रदूषण जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? जब किसी जल स्रोत में, जैसे कि नदियां हैं, झीलें हैं या समुद्र है, उसमें गर्म जल को छोड़ा जाता है किसी इंडस्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा, या फिर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ से जो गर्म जल को जल स्रोतों में छोड़ा जाता है, उससे जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जल में अगर हम गर्म पानी छोड़ते हैं तो जल में जो घुली ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन जरूरी है जलीय जीव जंतु के लिए। उनको भी ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो जल में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, इस प्रकार जल की गुणवत्ता जो है वो गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषकों के बढ़ने के स्तर के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी होती हैं ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैसें जो होती है पृथ्वी से जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसके कुछ हिस्से को रोक देती है, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है या फिर जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो थोड़ी गर्म बनी रहती है, जो जरूरी है जीव जंतुओं के जीने के लिए। कुछ को वो जाने देती है, कुछ को रोक लेती है, यानी कुछ हिस्से को जाने देती है, कुछ को वो अवशोषित कर लेती है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर लेती है, और पृथ्वी का जो तापमान है वो गर्म बना रहता है, या फिर बोल दो उतना तापमान बना रहता है जिससे कि जीव जंतु जीवित रह सके। लेकिन ग्रीन हाउस गैसें अगर मान लीजिए कि मात्रा में अधिक हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को वो अवशोषित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वो जाने कम देगी। तो ज़्यादा ऊष्मा को अगर वो ट्रैप कर लेगी ग्रीन हाउस गैस से, तो इससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। तो वैश्विक तापन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक तापन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सीमित मात्रा।
जितनी चाहिए उतनी ही रहे। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वाटर वेपर है, ये सब बहुत ज़्यादा कर देंगे वायुमंडल में, वैसे केस में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सन से उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा है वो हमारे वायुमंडल में ट्रैप हो जाएगी, जिससे पूरी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी। पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, समुद्र में जल स्तर बढ़ने लगेगा और समुद्र के आसपास जो क्षेत्र है वो डूबने लगेंगे। तो वैश्विक तापन होता है अगर ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं तो। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः पेयजल के उपचार के लिए किया जाता है? पीने वाला जल है, इसको प्यूरिफाई करना होता है, तो इसके लिए सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। विरंजक चूर्ण जो है ये उजले रंग का चूर्ण होता है। जब इसको डाला जाता है पानी में तो यहाँ से क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है। ये क्लोरीन गैस जल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको मार गिराते हैं। ये जहरीली गैस होती है इसीलिए। तो क्लोरीनीकरण हम इसे बोलेंगे, क्लोरीनेशन, यानी जल में हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया। तो 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन बोलेंगे, है ना। क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन का एडिशन वाटर में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करता है? इतना आसान प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करता है। प्लास्टिक, ये सारे तो ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। एक 8 ओम का प्रतिरोधक प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ऊष्मा बराबर, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, पावर इनटू में टाइम। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, VI V² डिवाइड बाई R और I² इनटू में R। जो फॉर्मूला उपयुक्त है आप उसको लगाएंगे। आपको देखो प्रतिरोध दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको यहाँ पर हीट दिया हुआ है और आपको यहाँ पर V चाहिए। तो H बराबर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे V² डिवाइड बाई R और इनटू में T। H आपको 200 जूल दिया हुआ है, V अपने को चाहिए, R का मान 8 है और समय 1 सेकेंड है। यहाँ से V² हो जाएगा 1600, V हो जाएगा 40 वोल्ट। 2 हमारा आंसर। वनस्पति तेलों से बायोडीजल बनाने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम में एल्कोहल के R समूह को एस्टर के R' समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है? जैसे एल्कोहल हमारे पास है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये एथेनॉल है। ये जो पार्ट होता है ना, इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। इस R के स्थान पर कभी ये हो सकता है CH3 CH2 हो सकता है, कभी CH3 हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। तो इसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं ROH, है ना। ये ROH, ये अल्काइल ग्रुप है जिसमें कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ही ईस्टर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो जैसे मान लो कि CH3 COO CH2 CH3, ये एक एस्टर है। इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं? RCOOR', राइट। ये अल्काइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप है। ये R' जो है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये सीधा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जबकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो एस्टर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है वनस्पति तेल से बायोडीजल बनाने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम में एल्कोहल के R समूह को एस्टर के R' समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी ये जो एल्कोहल का R है इसको हटा करके ये जो एस्टर का R' है इसको यहाँ पर लगाया जाएगा। किस प्रक्रम में ऐसा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है ट्रांसएस्टरिफिकेशन में। ट्रांसएस्टरिफिकेशन में 1 2 3 4, तो ये 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रांसएस्टरिफिकेशन में। ठीक, ये एक प्रोसेस है वनस्पति तेल से बायोडीजल बनाने का। डिस्टिलेशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है 2 घुलनशील द्रव का और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच अंतर अच्छा खासा है। तो उस मिश्रण से दोनों द्रव को अलग करने के लिए
डिस्टिलेशन मेथड को अपनाया जाता है। हम मिक्सचर को गर्म करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले भाप में बदल जाता है, फिर उस भाप को ठंडा करके वापस से उसको द्रव में बदल लिया जाएगा अलग बर्तन में। समझे आप? जैसे कि जल है और एसीटोन है। जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस मान लीजिए इस दोनों का मिश्रण है, वाटर और एसीटोन का मिश्रण है। अब हमें मिश्रण से इन दोनों को अलग करना है, तो पूरे मिश्रण को गर्म करेंगे। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये पहले भाप में बदलेगा, उस भाप को अलग जगह ले जाएंगे, उसको ठंडा कर लेंगे, वापस से एसीटोन द्रव अवस्था में आ जाएगा और जल जो है उसी बर्तन में रह जाएगा जिसमें मिक्सचर था। पॉलीमराइजेशन, भाई बहुलक के बनने की प्रक्रिया को हम लोग बहुलकन बोलते हैं। फर्मेंटेशन क्या है? जैसे जब हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो जो हमारी पेशी कोशिका होती है उसमें ग्लूकोज वायु के अब्सेंस में या फिर वायु की सीमित मात्रा में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये हमारे पेशी कोशिका में होता है, मसल सेल में। अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट में खमीर में जिसका इस्तेमाल शराब बनाने में, बियर बनाने में किया जाता है, इसमें यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के अब्सेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो इसे हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन जो है ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन आपने समझा, डिस्टिलेशन समझा, पॉलीमराइजेशन समझा और फर्मेंटेशन समझा। जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, जहाँ से डीजल, पेट्रोल इन सारे को अलग किया जाता है, केरोसिन को अलग किया जाता है, वहाँ पर ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, प्रभाजी आसवन होता है। फ्यूज बदलने से पहले क्या करने की सलाह दी जाती है? फ्यूज बदलने से पहले सलाह दी जाएगी कि आप सर्किट को बंद कर दो, मतलब सर्किट से धारा प्रवाहित करना बंद कर दो, उसके बाद फ्यूज बदलो। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। 2 मई को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे बेसिक साइंस से, उन सारे को हम लोगों ने कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।